शिव शक्ति सीजन 2 बियॉन्ड फॉरएवर पार्ट 5। भूमिका के पास कुछ देर रुककर शक्ति उसके कमरे से बाहर निकली और अस्पताल से बाहर जाने बड़ी ही थी कि पीछे से आई एक आवाज सुन वो अपनी जगह पर रुक गई। उसने पलटकर देखा तो एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखा, लेकिन वो ठीक से पहचान नहीं पाई। लगभग उसी की उम्र का एक लड़का उसकी तरफ अपनी आंखें सिकोड़े और होंठों पर धीमी मुस्कान लिए बढ़ा आ रहा था। जब वो करीब आ चुका तो शक्ति ने उसकी ओर हैरत से देखा और कुछ कहने को हुई ही थी कि वो लड़का ही बोला, मुझे पहचानने में इतना समय लग रहा है शक्ति सिंगल। उस लड़के ने अपने हाथ बांधते हुए कहा तो शक्ति की आंखें चमक उठी। विनय जैन, शक्ति ने आश्चर्य से चहकते हुए कहा तो विनय जोर से मुस्कुरा दिया। विनय उसके स्कूल का दोस्त था। हर्ष, सुमन और एडवर्ड से तो वो कॉलेज में मिली थी, लेकिन मीनल और विनय उसके स्कूल के समय के दोस्त थे। फिर जब स्कूलिंग खत्म हुई तो शक्ति ने अपने पिता का पेशा चुना और विनय डॉक्टरी में दाखिले लेने की परीक्षाओं की तैयारियां करने दूसरे शहर चला गया। उसके बाद से आज वो उसे देख रही थी। शक्ति आगे बढ़कर विनय से गले मिली और फिर उससे अलग हो उसे डॉक्टर्स लैब कोट में देखकर बोली, तो तुम आखिरकार डॉक्टर बन ही गए। कितने लोग मारे वैसे अब तक? शक्ति ने उसकी बांह पर थपकी मारते हुए कहा तो विनय हंस दिया। अभी तक तो एक भी नहीं। वैसे है, तुम भी तो लॉ पढ़ रही थी ना? कितनों को फांसी चढ़वाया अब तक? विनय ने पूछा तो शक्ति के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसने झिमते हुए नजरें नीची की और फिर उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मैंने कभी प्रैक्टिस शुरू नहीं की विनय। शक्ति ने कहा तो विनय ने उसे चौंक कर देखा, लेकिन शक्ति के चेहरे पर उभरी मायूसी को देखकर उसने आगे कुछ नहीं पूछा। अच्छा चलो कॉफी पीते हैं, इतने सालों बाद मिले हैं तो थोड़ा समय तो साथ बिताना बनता है ना, विनय ने कहा तो शक्ति ने हामी में सिर हिला दिया। शक्ति और विनय ने अस्पताल के कैंटीन में आकर अपने लिए 2 कॉफी और सैंडविचेस का ऑर्डर किया और एक कोने में पड़ी मेज पर जाकर बैठ गए। यहाँ किसी से मिलने आई थी? विनय ने पूछा तो शक्ति ने उसकी ओर देखा और बोली, मम्मा एडमिट हैं। आंटी, क्या हुआ उन्हें? विनय ने हैरत और फिक्र से पूछा तो शक्ति ने गहरी सांस भरी और उसे एक एक करके भूमिका के बारे में सब बता दिया। डॉक्टर रोशनी का कहना है कि उनकी सर्जरी के बाद वो एकदम ठीक हो जाएंगी। शक्ति ने कहा तो विनय ने हाथ में पकड़ी भूमिका की फाइल बंद करते हुए बोला, मेडिकल की पढ़ाई के पहले साल में जितना इसके बारे में पढ़ा था उसके बेस पर मैं इतना कह सकता हूं कि आंटी के साथ ऐसी कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है ये समझ नहीं पा रहा हूं। पहले साल की पढ़ाई मतलब? तुमने किसी अलग चीज की पढ़ाई की है क्या? शक्ति ने पूछा तो विनय ने अपनी कॉफी का एक घूंट भरा और हामी में सिर हिलाते हुए बोला, ऑन्कोलॉजी। हमारे लिए हमारी पसंद की स्पेशलाइजेशन में जगह ही नहीं बची थी तो यही करना पड़ा। विनय ने हंसते हुए कहा तो शक्ति मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि विनय मजाक कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि भगवान उसे ऐसे समय पर किसी ऐसे से मिलवा देगा जो उसकी मुश्किल का पता लगा सके और किसी को पता भी ना चले। शक्ति ने झिझकते हुए विनय की ओर देखा और बोली, विनय एक बात कहूं, अन्यथा मत लेना प्लीज। शक्ति ने विनती भरे स्वर में कहा तो विनय ने उसे बेझिझक अपनी बात कहने के लिए कहा। विनय ने उसकी ओर देखा और धीमे से बोली, विनय पिछले कुछ महीनों से मुझे पेट में दर्द की शिकायत है। शक्ति ने विनय को सब बताया और बोली, मम्मा को स्टमक कैंसर था तो क्या मुझे भी? शक्ति ने डरते हुए पूछा तो विनय के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। वो कुछ सोचता हुआ बैठा रहा, फिर बोला, तुमने अभी सैंडविच नहीं खाया ना? विनय ने पूछा तो शक्ति ने हाथ में पकड़ा सैंडविच देखा और उसे वापस उसकी प्लेट में रख दिया। विनय ने उसे उठने के लिए कहा और बोला, चलो तुम्हारे कुछ टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या मुश्किल है। विनय ने कहा और शक्ति का हाथ पकड़कर उसे लैब की ओर ले बढ़ गया। टेस्ट्स करने के बाद शक्ति को लेकर विनय अपने केबिन में आ गया। उसने शक्ति को बैठने के लिए कहा और फिर अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोला, घबराओ मत, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा होगा। लेकिन शक्ति देख सकती थी कि उसके माथे पर सिलवटें थीं। मुझे घबराने के लिए मना कर खुद डर रहे हो? शक्ति ने कहा तो विनय धीमे से हंस दिया। दोस्त होने के नाते इतना डरना तो बनता है शक्ति। विनय की बात सुन शक्ति धीमे से मुस्कुराई और फिर घड़ी की ओर देखते हुए बोली, अच्छा विनय, अब मैं चलती हूँ, घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। मैं ड्रॉप कर दूँ? नहीं विनय, मैं चली जाऊंगी।
शक्ति ने विनम्रता से कहा और फिर उससे अपना ध्यान रखने और जल्दी ही मिलने का वादा कर उसके केबिन से निकलने ही बड़ी थी कि विनय ने उसे पुकारा। शक्ति ने पलटकर उसकी ओर देखा तो विनय उठकर खड़ा हुआ और उसके करीब आते हुए बोला, शक्ति, टेस्ट रिजल्ट्स जो भी आए तुम चिंता मत करना, मैं हूं। विनय ने कहा तो शक्ति कृतज्ञता से मुस्कुरा दी। उसने विनय के हाथ को अपने हाथ में लिया और उस पर थपकी दे अपना सिर हिला दिया। किसी और मामले में चाहे जैसी किस्मत रही हो विनय, लेकिन दोस्तों के मामले में हमेशा लकी रही हूं। हर्ष, मीनल, सुमन, एडवर्ड और अब तुम। मैं भगवान का हमेशा शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने कुछ न देकर भी दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मुझे दिया है। कहते हुए उसकी आवाज रुंध गई तो विनय ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। अरसे बाद शक्ति को अपनेपन की गर्माहट मिली तो उसने भी विनय के इर्द गिर्द अपनी बाहें कस दी। विनय और शक्ति कुछ देर ऐसे खड़े रहे। फिर शक्ति उससे अलग हुई और आंसू भरे आंखों से मुस्कुराते हुए उसने विनय को अलविदा कहा तो विनय ने उसे रुकने के लिए कहा और बोला, रुको शक्ति, मैं भी घर जा रहा था तो चलो बाहर तक साथ ही चलता हूँ। विनय की बात सुन शक्ति ने धीमे से सिर हिला दिया तो विनय ने अपना सामान उठाया और शक्ति के साथ बाहर निकल गया। शक्ति और विनय अस्पताल के एग्जिट पर आए और एक दूसरे को एक बार फिर गले मिल एक दूसरे से जल्दी मिलने का वादा कर अपने अपने घर के लिए निकल गए। आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शिव समुद्र किनारे एक आइसोलेटेड जगह पर चहलकदमी कर रहा था। उसकी जैकेट उसने कंधे पर टांग रखी थी और पैंट के पायंजे घुटनों तक चढ़ा रखे थे ताकि वो समुद्री पानी से गीले ना हों। वो बेख्याली में बस इधर से उधर टहल रहा था, या यूं समझ लें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहना चाहता था ताकि उसे कपूर मैंशन में कम से कम रहना पड़े। दूर तक फैला हुआ समुद्र बीच में जहाँ शांत लगता था वहीं किनारे पर आकर उसकी लहरें टूटकर यूं गिरती मानो जाने कितना दर्द साथ बहा लाई हूं। और जब बर्दाश्त न हो सका तो किनारों पर आकर सारा दर्द उड़ेल दिया। शिव ने गहरी सांस भर अपने बालों में हाथ फेरा और एक जगह जाकर रुक गया जहां लहरें आकर लौट रही थीं। उसने नीचे झुककर अपने रेत से सने पैर देखे और निराशा से कंधे लटका दिए। एक लहर आई और उसके पैरों में लगी सारी रेत को बहाकर ले गई। शिव को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे रेत नहीं बल्कि उसके जीवन की सबसे अच्छी यादें समुद्र की लहरें अपने साथ बहा ले जा रही हो। शिव ने अपनी जैकेट वहीं पटकी और फिर नीचे बैठ गया। पैरों से टकराती लहरों की ओर अपने पैर फैलाकर हाथ पीछे टेकी और पीछे की ओर झुककर दूर क्षितिज में देखने लगा। उसने अपना सिर पीछे लटकाया और आंखें बंद की तो बीते सारे साल जो उसने अपने पिता के साथ बिताए थे वो उसके जहन में घूमने लगे। शिव की आंखें राज को याद करके भर आईं। शिव ने आंखें खोल अपने ऊपर फैले आसमान को देखा और मन ही मन राज को याद कर मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों के कोरों से आंसू बह रहे थे। डैड, आई नीड यू, आई नीड यू कहते हुए शिव ने अपनी आंखें बंद की और सिर झुकाकर बैठ गया। रोने की वजह से उसके कंधे हिल रहे थे। इतने महीनों में वो एकदम अकेला पड़ गया था। राज था तब उसे हिम्मत थी कि किसी भी मुसीबत पड़ने पर उसके पीछे किसी का हाथ है, लेकिन उसके बाद वो समझ गया है कि जिनके माता पिता नहीं होते उन्हें कैसा महसूस होता होगा। शिव अभी सिर झुकाए राज को याद कर आंसू बहा रहा था कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। किसी के छूने के एहसास से शिव ने पलटकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। राज उसके सिरहाने खड़ा मुस्कुरा रहा था। शिव ने उसे देखा तो उसे काबू ना रहा और वो उठकर राज के गले लग गया। आप कहाँ चले गए थे डैड? मैं कितना अकेला हो गया था आपके बिना। शिव ने राज के गले में बाहें डाले रोते हुए कहा तो राज ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे अपने सामने करते हुए बोला, इतने मायूस मत हो बेटे, मैं हमेशा से तुम्हारे पास हूँ। बस तुम अपनी परेशानियों में इतने उलझे हो कि मुझे देख नहीं पाते। राज ने कहा तो शिव ने सिर झुका दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है डैड, मैं कैसे सब ठीक करूँ? शिव ने कहा तो राज ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे लेकर आगे बढ़ गया। सब ठीक है बेटे, और मुझे यकीन है कि जो ठीक नहीं है
उसे तुम ठीक कर लोगी। राज की बात सुन शिव ने अपने सामने फैले समुद्र को देखा और बोला, जानते हैं डैड, आज आदि ने अपना पहला कदम लिया। वो एक मजबूत और समझदार बच्चा है शिव। जैसा कि तुमने सोचा था कि उसमें उसकी माँ के गुण आएंगे, वो वाकई में अपनी माँ जैसा है। राज ने कहा तो शिव ने मायूसी से उसकी ओर देखा और फिर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। डैड, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है ना? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं डैड, मैं परंपरा को पसंद नहीं करता, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मैं उसे नहीं अपनाता हूं तो सब खराब हो जाएगा। शिव ने भराई हुई आवाज में कहा तो राज ने उसके कंधे पर थपकी दी और उसे अपने सामने करते हुए बोला, समय के साथ चलो, लेकिन समय को काबू में रखना सीखो। ये तुम्हारा जीवन है और इस पर किसी और का कंट्रोल नहीं। इस पर समय को भी कंट्रोल मत करने देना। तुम्हारे लिए जो सही है वो तुम चुनोगे, कोई और नहीं। राज ने कहा तो शिव ने चौंक कर ऊपर देखा। उसके सामने कोई नहीं था। राज का होना उसका वहम मात्र था। शिव ने चारों ओर देखा, वो अब भी उसी जगह बैठा था जहां पहले था। ये देख शिव ने एक गहरी सांस भरी और उठकर बीच से बाहर निकलने वाले रास्ते पर जाने के लिए बढ़ गया। शक्ति वापस घर पहुंची और सीधे अपने कमरे में चली गई। जब से वो हादसा हुआ है, शिव ने सईदाबी को यहाँ से वापस कपूर मैंसन भेज दिया था और अब वो इतने बड़े 2 मंजिला मैंशन में अकेली रहती थी। शक्ति बाथरूम में गई और बेसिन में जाकर उल्टी कर दी। टेस्ट के बाद उसने एक कॉफ़ी बस पी थी, जो कि पूरी अब बेसिन में थी। उल्टी करने के बाद खुद को साफ कर शक्ति बाहर निकली और नीचे आकर रसोई में घुस गई। 2 दिन से उसने ढंग से कुछ खाया नहीं था, तो अब उसे थोड़ी सी भूख लगाई थी। घर में बस कुछ सफाई करने वाले ही बचे थे जिनके आने जाने का समय सुबह का था, तो बाकी का काम शक्ति को खुद ही करना होता था। शक्ति ने फ्रिज में देखा तो ब्रेड और पीनट बटर दिखा उसे बस। राशन लेकर आए उसे समय हो गया था और महीना खत्म होते होते अब बस यही बचा था। उसने एक गहरी सांस भर उन दोनों चीज़ों को बाहर निकाला और फिर फ्रिज बंद करके गैस स्टोव के पास आ गई। गैस जलाकर उसने उस पर पैन रखा और उसमें थोड़ा सा बटर डालकर ब्रेड सेकने लगी। ब्रेड सेक गई तो उसने उस पर बटर लगाया और फिर उसे एक प्लेट में रखकर बाहर आ गई। डाइनिंग टेबल पर उसने प्लेट रखी और एक एक बाइट उसे खाना शुरू कर दिया। बीते दिनों में उसकी डाइट काफ़ी कम हो गई थी। तीखे मसाले वाला खाना तो वो बिल्कुल खा ही नहीं पाती थी, जबकि कुछ साल पहले तक वो जी भरकर मसालेदार खा सकती थी। उसे अपनी माँ के हाथ का बना मिर्च लहसुन का ठेचा इतना पसंद था कि वो उसे सुबह दोपहर शाम किसी भी चीज़ के साथ खा सकती थी। लेकिन अब तो वो ज़रा भी मिर्च खा ले तो ऐसा लगता मानो उसके पेट में किसी ने आग जला दी हो। शक्ति ने ब्रेड खत्म की और पानी पीकर वापस अपने कमरे में चली गई। उसे 2 साल से ज़्यादा होने को आया है इस घर में रहते हुए। जब वो आई थी तब बेमन से आई थी, लेकिन फिर जब शिव उसे वापस लेकर आया इस वादे के साथ कि वो उसका हर तरह से ध्यान रखेगा, तो उसने धीरे धीरे इस घर को अपना मान लिया था। उस दिन के बाद शक्ति ने इस घर को सजाना शुरू कर दिया था। रोज सुबह फ्लोरिस्ट बंगले पर ताज़े फूल पहुंचाता तो शक्ति का ही काम होता कि कौन सा कहाँ सजेगा। फिर उसे एक दिन खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है। उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। शादी के बाद शिव ने उसके जीवन को सरल और सुंदर बनाने में कसर नहीं छोड़ी थी और अब शक्ति की बारी थी उसे उसके जीवन का सबसे बड़ा तोहफा देने की। उसने शिव को फ़ोन किया ये बताने, तो वो खुशी से फूला न समाया और उससे मिलने के लिए भी निकल पड़ा था। लेकिन देवयानी, उसने शिव को रोक लिया। शक्ति समझती थी कि राज के बाद देवयानी को शिव की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए उसने शिव को समझाया कि वो उसकी चिंता ना करे और देवयानी का ध्यान रखे। इस समय उसे शिव की ज़्यादा ज़रूरत है। शिव ने उसकी बात मान तो ली, लेकिन इस ताकीद के साथ कि शक्ति अपना ध्यान रखने में लापरवाही नहीं दिखाएगी। ये तो उसे बहुत बाद में मालूम हुआ कि परंपरा भी माँ बनने वाली है और वो भी शिव के बच्चे की। शक्ति को जब ये मालूम पड़ा तो उसका दिल टूट गया था। उसे यकीन नहीं हुआ कि शिव ऐसा कुछ करेगा। अगर उसे ऐसा ही करना था तो पहले ही क्यों नहीं किया? क्यों उसे इस रास्ते पर लाकर इस तरह धोखा दिया? बहुत सारे सवाल थे शक्ति के मन में, लेकिन जवाब देने के लिए शिव नहीं था। फिर एक दिन उसे मौका मिला। परंपरा का जन्मदिन था और वो अपना जन्मदिन मनाने के लिए लॉस एंजलिस कैरिबियन क्रूज पर जा रही थी। शक्ति के लिए हैरानी की बात ये थी कि परंपरा ने उसे भी इनवाइट किया था और उसके लिए टिकट्स भेजे थे।
शक्ति के लिए यही अच्छा मौका था जब वो शिव से सवाल कर सकती थी कि अगर उसे परंपरा ही चाहिए थी तो उसने सरोगेसी के लिए उसे क्यों चुना। शक्ति ने कमरे में आकर एनाटॉमी ऑफ अ मर्डर उठाई और अपने बिस्तर पर बैठ गई। इस घर में समय बिताने के लिए बस 2 ही चीजें थी उसके पास, एक घर की देखरेख और दूसरी किताबें। अच्छा था कि वो कुछ दिन पहले अपने घर से किताबें उठा लाई थी, वरना उसका समय इतने बड़े घर में निकलना मुश्किल हो जाता। अभी शक्ति ने कोई 5 पन्ने ही पढ़े होंगे कि उसका मोबाइल घनघना उठा। उसने किताब एक और रखकर मोबाइल उठाया तो उस पर विनय का नाम चमक रहा था। शक्ति ने विनय का फोन रिसीव कर कान से लगाया और बोली, हाय, तुम इस समय? सॉरी शक्ति, इतनी रात को तुम्हें कॉल कर रहा हूं, लेकिन जरूरी था, विनय ने कहा तो शक्ति ने उसे अपनी बात कहने के लिए कहा। इसमें इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है विनय, तुम कहो ना। शक्ति, तुम्हें इसी समय अस्पताल आना होगा। हॉस्पिटल? इस समय? मम्मा तो ठीक है ना? शक्ति ने फिक्र से पूछा तो विनय ने उसे घबराने से मना किया और बोला, तुम्हारे दोस्त होने के नाते न बताता शक्ति, लेकिन डॉक्टर होने के नाते कह रहा हूं, तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट आ गए हैं, अच्छी खबर नहीं है। विनय ने कहा तो एक पल के लिए शक्ति सुन रह गई। क्या और भी मुसीबतें आना अभी बाकी हैं उसके जीवन में? शक्ति ने एक छोटी सांस भरी और बोली, मुझे क्या हुआ है विनय? स्टमक कैंसर स्टेज 1। जैसे ही विनय ने कहा शक्ति को काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। शक्ति ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो विनय ने उसे पुकारा, शक्ति, तुम सुन रही हो ना? विनय की आवाज़ सुनकर शक्ति जैसे होश में आई। उसने अपना मत्था रगड़ा और बोली, हाँ, मैं सुन रही हूँ। मेरी बात मानो तो अभी यहाँ आ जाओ। हम जितनी जल्दी शुरू करेंगे तुम उतनी जल्दी तेजी से ठीक होगी। विनय ने कहा तो शक्ति हंस दी। तुम हंस रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? विनय, मैं समझा नहीं शक्ति। विनय ने हैरत से कहा, विनय, मैं सुबह हूं तो चलेगा, अभी रात काफी है और बाहर बारिश के भी आसार हैं। ठीक है, लेकिन सुबह सबसे पहले यहां आना है तुम्हें। विनय ने कहा तो शक्ति ने हामी भरी और उसे बाइक है फोन रख दिया। विनय ने जो उसे बताया उसके बाद शक्ति की आंखों से नींद गायब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या न करे। उसका जीवन जैसा चल रहा है उसके हिसाब से उसका जीना अब किसी मतलब का नहीं है। लेकिन उसकी माँ, वो बीमार है और वो किसी भी सूरत में उसे मरने नहीं दे सकती। लेकिन वो क्या करेगी इस बीमारी के साथ? उसके पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, उसकी माँ बीमार है और उसका पति उसे तलाक देना चाहता है ताकि उससे शादी कर सके जो उसके बच्चों की माँ है। जैसे ही शक्ति को शिव और परंपरा का ध्यान आया, उसका मन कड़वाहट से भर गया। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और लाइट्स बंद कर लेट गई। उसने तय किया कि अब वो सुबह अस्पताल जाकर ही देखेगी कि उसे क्या करना है।